नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय रिफ्यूजी डे है और इस अंतर्राष्ट्रीय रिफ्यूजी डे के मौके पर हम पहुंचे हैं भोर कैंप में। और भोर कैंप की हालत क्या है, रिफ्यूजियों की कैसी दशा है, क्या वो संतुष्ट हैं सरकार से, इन सब बातों को जानने के लिए चलते हैं भोर कैंप में। और सबसे पहले आपको भोर कैंप के उन रास्तों की हम जानकारी देते हैं कि कितने खुले चौड़े रास्ते हैं रिफ्यूजियों के आने जाने के लिए। आज पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय रिफ्यूजी दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में रिफ्यूजियों की हालत क्या है, वो किन हालात में, किस क्षेत्र में, कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं, उसी पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट है। क्योंकि ये रिफ्यूजी 1947 के भारत पाक बंटवारे के समय हुई कत्ल-गारत का शिकार होकर पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के साथ लगते क्षेत्रों से आए और इन्हें भारत सरकार ने जम्मू के कई क्षेत्रों में अस्थायी कैंप बनाकर उन्हें ठहराया। आज जिस क्षेत्र में हम आपको लेकर आए हैं वो क्षेत्र है जम्मू का भोर कैंप। भोर कैंप में रिफ्यूजियों के हालात आज भी वैसे ही हैं जैसे 1947 के विस्थापन के समय थे। बस फर्क है तो इतना कि उस समय वो लोग कैंपों में टेंट लगाकर रहते थे, लेकिन आज पक्के मकानों में हैं। पर इन मकानों की तरफ जाने के लिए उनके पास 2 से 3 फीट चौड़ा रास्ता ही है, जैसे कि उस समय कैंपों में हुआ करता था। इन छोटी छोटी गलियों में रहने वाले इन रिफ्यूजियों के पास ना तो जमीन का मालिकाना हक है, ना ही वो अपने घरों को बेचकर कहीं और बस सकते हैं, जबकि घरों की हालत भी कुछ अधिक अच्छी नहीं है। आइए बात करते हैं रिफ्यूजियों से और जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं। तो हमने आपको भोर कैंप की गलियां दिखाई हैं, किस प्रकार के छोटी छोटी गलियां हैं। तो आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं, जो रिफ्यूजी हैं यहाँ के स्थानीय, अगर बात करें तो पुंछी रत्न का अवार्ड प्राप्त कर चुके हैं जयराम शर्मा जी। जयराम जी, 1947 से लेके आज तक रिफ्यूजियों ने क्या झेला है, उसके बारे में बताएं। वहां से निकलने के बाद इनको क्या कैंप्स में रखा गया, तो कैंप्स में भी जिस प्रकार से थोड़ा बहुत मदद उनकी हो सकती थी की और मतलब की, और उसके बाद ठीक तरह से सेटलमेंट नहीं हो पाई अभी तक। क्या जब वहां से निकले थे कि क्या दर्द के वो हालात क्या थे, कईयों ने अपने रिश्तेदारों को खो दिया है, उस टाइम का थोड़ा सा मंजर बयां करें। उस समय हालात बहुत ही खतरनाक थे। एक एक आदमी घर में छोड़ करके सभी भाग करके उन्होंने जान बचा करके निकल करके आ गए। आप किस एरिया से आए हैं? बुलंदरी थी इधर पुंछ से 18-20 मील उस साइड पे था, पाकिस्तान के एरिया 20। रिफ्यूजियों की कोई डिमांड है? हाँ, रिफ्यूजियों को ठीक तरह से सेटल नहीं किया गया, ना अपॉइंटमेंट्स के बीच में भी कुछ ध्यान नहीं दिया गया। सब घर बार छोड़ करके आए, तो पूरी तरह से इनको सेटल नहीं किया गया। जो जिस जमीन पे आपका घर है आज, क्या ये जमीन आपके नाम है? नहीं है। तो चलिए, हम और भी कुछ यहाँ पे रिफ्यूजी नेता हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। ओम प्रकाश जी, आज रिफ्यूजियों की क्या हालत है? अगर हम भोर कैंप में मौजूद हैं, आप भी आए थे, हमने पूरा टूर किया है, भले ही पक्के में आज में लोग, लेकिन और क्या चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, आज पूरी दुनिया के अंदर आज का दिन जो है, जिसको हम 22 जून कहते हैं, 22 जून जो है अंतर्राष्ट्रीय रिफ्यूजी दिवस है। तो जब पूरी दुनिया के अंदर रिफ्यूजीज की बात हो रही है, डिस्प्लेस्ड की बात हो रही है, असाइलम की बात हो रही है, और वहाँ जब हम बात करें जो पाक अधिकृत कश्मीर से जो लोग विस्थापित होके 1947 में जम्मू कश्मीर के एक हिस्से से, एक डिस्ट्रिक्ट से निकल के दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जब आए, जम्मू में अलग-अलग कैंपों में उनको बसाया गया। तो ये हैं का नाम है भोर कैंप। एक कैंप समय बनाया गया था जो अब परमानेंट कैंप बन चुका है, आपने देख लिया। उस समय सिर्फ फर्क उस समय और आज में फर्क इतना है कि उस समय टेंट लगा के एक कैंप बसाया गया था। आज उन टेंटों की जगह पे हूबहू उसी जगह पे लोगों ने पक्के मकान बना लिए हैं। बट हालत ये है कि आप देख लीजिए, गलियां आप देख लीजिए, वहाँ पैदल चलना बड़ा मुश्किल है। और
जहां ही इसी भोर कैंप के अंदर आज से लगभग 1 साल पहले जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक कैंप लगाया था, जिसमें एलजी महोदय उसमें मुख्य अतिथि थे और डिविजनल कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी सभी लोग थे। और उन्होंने कहा कि हम जो पीओजेके के विस्थापित हैं, उनकी जो बस्तियां हैं, उनके रेगुलराइज करेंगे, उनके रेगुलराइजेशन के लिए प्रस्ताव था। अब सवाल ये है, आपकी टीम ने, आपकी पूरी टीम ने उस पूरी बस्ती का मुआयना कर लिया, क्या इस बस्ती को रेगुलराइज किया जा सकता है? एक तरफ आप वैली माइग्रेंट्स के लिए, वो भी हमारी तरह विस्थापित हुए थे, उनके लिए आपके पास सैटेलाइट टोन का प्रावधान है, तो दूसरी तरफ इन जो पीओजेके के विस्थापित हैं, जिसका आप दावा कर रहे हैं बार बार कि हमने पीओके को वापस लेना है, वहां के जो लोग आज 75 सालों से कैंप में रह रहे हैं और उनके लिए कोई रिहेबिलिटेशन पैकेज नहीं। तो आज के इस दिवस पे, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहस है किस तरीके से विस्थापन को रोका जाए, लोगों को रिफ्यूज ना होना पड़े, चाहे वो बाढ़ की वजह से या क्लाइमेट की वजह से या किसी भी वजह से, कोई भी अपना घर नहीं छोड़ना चाहता, इवन के एक चिड़िया भी अपने घोंसले को नहीं छोड़ना चाहती। तो ये आज से 75 साल पहले अपने एरिया से फोर्सिबली निकाले गए थे। ये जम्मू कश्मीर में कोई पिकनिक बनाने के लिए या हिंदुस्तान के इस हिस्से में पिकनिक बनाने के लिए नहीं आए थे, ये फोर्सिबली निकाले गए थे। आज जो लोग फोर्सिबली निकाले गए थे, आज उनकी हालत देख लीजिए, किस कंडीशन में रह रहे हैं, किस अनहाइजीनिक कंडीशन में रह रहे हैं। तो लिहाजा जरूरत है आज के इस दिवस पे इस पे चिंतन करने की, मंथन करने की, कि ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय बरादरी का हिस्सा है, इनके ऊपर भी थोड़ा सा इस मौजूदा सरकारों को संज्ञान लेना चाहिए। अमृतपाल जी, आप आइए, जो सरकार की तरफ से जो रिलीफ दी जा रही है, क्या रिलीफ वो काफ़ी है? उसको अगर हम देखें को आपको सामने ही वो रिलीफ बटी भी है। कुछ ऐसे परिवार थे जिनके हिस्से में उस रिलीफ का 12-12 हज़ार का है, तो क्या ये जस्टिस है? ये बहुत ही बड़ी नाइंसाफी हमारे साथ की गई है। खजूरिया साहब ने बड़ा ब्रीफली बताया कि इंटरनेशनल रिफ्यूजी डे पे हम बात कर रहे हैं, जो हम अपनी ही, जो उस वक्त हमारी स्टेट थी, डिस्ट्रिक्ट पुंछ है, जो आदि पुंछ हमारे, वो 3 हमारी तहसीलें पाकिस्तान में हैं, जो पाक ऑक्युपाई कश्मीर जिसको हम बोलते हैं। हम वहाँ से डिस्प्लेस हुए, भोर कैंप में कैंप लगा और हम यहाँ रहे, टेंटों में रहे। उसके बाद जिसके पास कोई 2 मरले थी, 4 मरले थी, उसी पे लोगों ने अपने अपने, जैसे मेहनत मजदूरी करके, किसी ने कुछ करके, तो वो अपने अपने मकान बना लिए। जहाँ तक मसला रहा वो रिहेबिलिटेशन का, जो पैकेज हमें जो दिया गया, उसके लिए 30 लाख जो पिछली गवर्नमेंट थी उसने हमारे लिए रखा था, प्लस जितने भी हमारे हिंदुस्तान में प्रोफेशनल कॉलेजेस है उनमें रिजर्वेशन थी, पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी थी उसमें। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, 5.5 लाख रुपया दे के हमें और लोगों के फार आए गए 1 टाइम सेटलमेंट, उस पैकेज को ही तो खत्म कर दिया गया, जो जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी ने उसको अप्रूव किया हुआ था, स्टेट गवर्नमेंट ने उसको, कैबिनेट ने अप्रूव किया हुआ था। आज हम इंटरनेशनल रिफ्यूजी डे मना रहे हैं, लेकिन जो हमारे 75 साल से जो हमारे बुजुर्ग, जैसे जयराम जी जैसे हैं, जिन्होंने ये ढंग झेला है, हजारों हमारे जो हमारे चाचा, ताया, दादा, उन्होंने कुर्बानियां दी, वो वहां मरे, उनको शहीद किया गया, मारे नहीं, हमें उनको शहीद कहते हैं। हमारे लोग जहां आए, जबरदस्ती हमें यहाँ बसाया गया, कैंप में बसाया गया, लेकिन आज तक गवर्नमेंट तो बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन आज तक क्या हमारे रिफ्यूजीज के लिए, जो हमारे डिस्प्लेस्ड पर्सन थे, उनके लिए पैकेज, कोई स्पेशल स्टेटस, कोई फोर्स के लिए भर्ती, हमारे नौजवानों के लिए कोई स्पेशल स्कीम, ऐसा कुछ भी। और जैसे खजूरिया साहब ने कहा कि हमारे जो भाई हैं माइग्रेट हुए कश्मीर से, उनको तो वो खुद आए, हमें तो निकाला गया, वो खुद गाड़ियों में आए, अपना सामान लेके आए, आके यहाँ बसे, उनको पूरा उनके लिए कॉलोनियां बनाई गई। क्या ऐसी कॉलोनियां हमारे लिए नहीं बन सकती थी? ये दोगला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? रिफ्यूजियों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ पे 12 लाख के लगभग। 12 लाख के करीब करीब। अगर सरकार इस
बोर कैंप को रेगुलाइज करती है तो उसका क्या फायदा होगा आपको? पहले तो रेगुलाइज अगर कर भी देती है तो सबसे बड़ी समस्या आपके पास वही रहेगी, ना आप वाहन ला सकते हैं अंदर किसी प्रकार का। अगर किसी को कंस्ट्रक्शन भी करनी है तो उसको घोड़े पर ही अंदर मटेरियल लाना पड़ेगा, अदरवाइज वो कुछ नहीं कर सकता है। तो अगर ये रेगुलाइज होती है तो फायदा क्या होगा? अगर गवर्नमेंट देखती है कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता तो हमें बाहर कॉलोनी दे सकती है, वहाँ लोगों को मकान के लिए जगह दे सकती है। यहाँ जो हम लोग बैठे हुए हैं, हम किस पे बैठे हुए हैं? किसी को मालिकाना हक तो है नहीं। ये गली कूचों में बैठे हुए हैं हम, यहाँ को रहने की जगह तो है नहीं है। कोई रिफ्यूजी के लिए क्या हमारे लिए यही जगह है? कहीं भी गवर्नमेंट जैसे कॉलोनियाँ बना रही है, जैसे कश्मीर से लोग आए हुए हैं उनके लिए जगह बनी हुई है, ऐसे इनके लिए नहीं जगह थी। पीओके के लिए कितनी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कितनी जंग हो चुकी हैं। जो वहाँ से लोग आए हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है, उन लोगों की कोई कीमत नहीं है। 45 से 50,000 आदमी वहाँ हमारा शैद किया गया, कुछ मकानों में जलाए गए हैं, कुछ को काटा गया है, बच्चों की टांगे पकड़ के चीर दिया गया है। इतना जुल्म सहने के बाद ये लोग यहाँ आए हैं और आज तक ये लोग खज्जली हो रहे हैं, इनके लिए कोई जगह नहीं। रिफ्यूजियों की इतनी संस्थाएं बनी हुई हैं जम्मू कश्मीर में, और उनमें से एक दो तो शायद चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो क्या उन संस्थाओं ने कुछ नहीं किया? ऐसी बात नहीं। जहाँ तक संस्थाएं की बात है, संस्थाएं काम कर रही हैं। संस्था कोई गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेटेड बॉडी नहीं है, नॉमिनेटेड बॉडी नहीं है। जहाँ हम हमेशा मांग करते हैं, जो पीओ के जो विस्थापित हैं वो हमेशा मांग करते आए हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर, पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर के अंदर जो पाक अधिकृत कश्मीर के लिए रिफ्यूजी बोर्ड बनाया जाए। हम तो यहाँ तक मांग करते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर की असेंबली बनती है, असेंबली के अंदर एक मंत्रालय वो बनना चाहिए जो जम्मू कश्मीर के अंदर भिन्न भिन्न किस्म के विस्थापित हैं, चाहे वो कश्मीर से हैं, चाहे वो जम्मू से हैं, चाहे जो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हैं, उन सभी को उनके जो ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि जम्मू कश्मीर जिसको हम कहते थे, जम्मू जिनको कहते थे मंदिरों का शहर है, वो तो रिफ्यूजियों का शहर है, जहां भिन्न भिन्न कैटेगरी से रिफ्यूजीज के लिए। तो उनके लिए क्यों ना एक सेपरेट मिनिस्ट्री हो जम्मू कश्मीर के असेंबली के अंदर, जो एक डिपार्टमेंट सीधा इन विस्थापितों को देखे। तो वो पहाड़ी डेवलपमेंट बोर्ड हो, रिफ्यूजी डेवलपमेंट हो, उनके लिए नोडल ऑफिसर होना चाहिए। और ये सारी चीजें मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक पार्लियामेंट्री ज्वाइंट पार्लियामेंट कमीशन जो गठित हुआ था, जिसको पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं, 183rd रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो राज्यसभा में और लोकसभा में टेबल की गई है, उसके अंदर ये रिकमेंडेशन है कि इनके लिए एक जो है बोर्ड बनाया जाए, डेवलपमेंट बनाया जाए। उसमें 19 रिकमेंडेशन है। पर मौजूदा सरकार जो पिछले 10 सालों से इस सत्ता पे काबिज है, उन्होंने वो 2014 का, अक्टूबर 2014 का एक पैकेज जो जम्मू कश्मीर सरकार ने भेजा था, जिसके अंदर 25,000 पर 25 लाख रुपया पर रिफ्यूजी फैमिली। आपने सवाल किया था कि रिफ्यूजी फैमिली कितनी है। उस समय की 31,619 फैमिली रजिस्टर्ड थी और 9,500 फैमिली अनरजिस्टर्ड, लगभग 41,000 फैमिलियां थी जो उनके लिए एक 25, हालांकि जो पैकेज था वो 31,619 फैमिली के लिए था, उसमें से 5,400 फैमिली अलग रखे तो, पर वो 25 लाख रुपया जम्मू कश्मीर सरकार ने रिकमेंड किया था। उसके साथ साथ 3 कंपोजिशन और थी, जिसमें पीओजेके के विस्थापितों के बच्चों के लिए ऑल ओवर इंडिया प्रोफेशनल कॉलेजेस के अंदर रिजर्वेशन, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पैरामिलिट्री फोर्सेस में और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के अंदर इनके लिए रिजर्वेशन वैली माइग्रेंट्स के लिए। तो ये कंपोजिशंस थी। और उसके बाद नवंबर 2014 में ही एक और पैकेज, जिसको मैं रिकमेंडेशन कहता हूं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की, वो ये कहती है कि 30 लाख रुपया इंटर्म रिलीफ पर फैमिली यूनिट। अब पर फैमिली यूनिट क्या है? जो आज की फैमिली है। आपने कहा 25 लाख रुपया, 25 लाख रुपया की जब उस समय की फैमिली में डिवीजन हुई तो एक एक परिवार को, मैंने जो सेटलमेंट करवाई है, 11-11 हजार रुपया भी एक एक फैमिली को आया है। अब मान लीजिए कि आज लगभग 12 से 14 लाख लोग, वो लोग जिन्होंने लगभग 45,000 लोगों का जिनोसाइड, वर्ल्ड में सबसे बड़ा जिनोसाइड हुआ है, वो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है। माफ करना, हम इंटरनेशनल रिफ्यूजी डे की बात तो करते हैं, पर जो कन्वेंशन है 1951 की जो कन्वेंशन है,
उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड अपने सिग्नेटरी नहीं है। उसके बाद 67 का 1967 प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के दौरान भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रजिस्टर किया, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा विस्थापन हुआ था जब पंजाब में हुआ। तो इनको हम खुद सेटल करेंगे, खुद डील करेंगे। तो जहां तक रेस्ट ऑफ इंडिया में जो विस्थापन था, जिसको माइग्रेशन हुई थी या रिफ्यूजी हुए थे, उनका तो पार्लियामेंट में जॉइंट रिहेबिलिटेशन कमीशन बना। जॉइंट रिहेबिलिटेशन कमीशन में क्या हुआ कि जो तबादला प्रॉपर्टी हुआ, ठीक है, जो वहां छोड़ के आगे उनके हिस्से में उनको उतनी प्रॉपर्टी, जहां जब पंजाब दिल्ली में इस तरफ जो लोग आगे। बट पीओजे की विस्थापितों के लिए कहा गया कि ये हमारा पार्ट है, हमारा हिस्सा है, जो पाकिस्तान के नजायज कब्जे है, जम्मू कश्मीर की स्टेट का हिस्सा है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं क्रॉस किया है कोई। तो लिहाजा हम इसको खुद सेटल करेंगे, इसमें कोई रिहेबिलिटेशन कमीशन, जो जॉइंट रिहेबिलिटेशन कमीशन था, उसके दायरे में इसको नहीं लाया गया। तो लिहाजा आज के दिन में जब हम बात करते हैं, जब अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय बरादरी बैठी है, चिंतन करती है, मंथन करती है, तो इस पर भी मंथन करने की जरूरत है। इन लोगों को कब तक विस्थापन का डंक झेलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एक्चुअली, आप रिफ्यूजी कैंप जो बोर कैंप नहीं देख रहे हैं आप, ये मीरा साहब से लेके आरसपुरा तक एक ओल्ड रेलवे लाइन है। मैं आपको बता दूं, ओल्ड रेलवे लाइन, कौन सी रेलवे लाइन? जम्मू सियालकोट रेलवे लाइन। उस रेलवे लाइन पे लोग आज उस समय बिठाए गए थे, उस रेलवे लाइन पे बोला गया था जहां पे आज भी वो उस रेलवे लाइन पे बैठे हुए हैं, जिनके पास कोई ओनरशिप राइट नहीं है। मुझे ये घर, अगर इस बच्चे को, मुझे अपने बच्चे को एजुकेशन के लिए भेजना हो तो लोन लेना पड़ेगा ना। लोन के लिए मुझे क्या चाहिए, वहां बैंक में सिक्योरिटी चाहिए ना, तो मॉर्गेज करानी पड़ेगी ना। इतना घर बनाने के बाद में उसको मॉर्गेज नहीं करवा सकता, क्योंकि ओनरशिप राइट नहीं है। तो ये सिर्फ होमलेस लोग हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय लॉ के मुताबिक देखें तो ये होमलेस लोग हैं, 75 सालों से होमलेस ही हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने थे। ये खजूरिया साहब थे जिन्होंने पूरा विस्तार से बताया है कि रिफ्यूजियों को आज तक क्यों सेटल नहीं किया गया, क्योंकि भारत सरकार मानती है कि पीओजे जो है वो हमारा जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा है। तो क्या जब तक पीओजे भारत को वापस नहीं मिलता है तो क्या ये रिफ्यूजी इसी प्रकार रहेंगे, इनकी किसी समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा, कोई इनका पुनर्वास नहीं किया जाएगा? जो आज समस्याएं ये झेल रहे हैं, आज 75 सालों से जो जिन समस्याओं को जो झेलते आ रहे हैं, जिस प्रकार से खजूरिया साहब ने बताया है अभी कि अगर किसी को अपना घर गिरवी रखकर किसी बच्चे को पढ़ाई भी करवानी है तो इनके पास उसका भी अधिकार नहीं है। भले ही दीवारें खड़ी करके छत डाल दी गई है, लेकिन ये घर जो है वो कहीं मॉर्गेज नहीं करवा सकते हैं। तो ऐसी अनगिनत समस्याएं हैं, जैसा कि हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं कि दोहरे मापदंड जो है, इनका आरोप है कि अपनाए जा रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के लिए मापदंड अलग हैं और पीओजे के रिफ्यूजियों के लिए मापदंड अलग हैं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय रिफ्यूजी दिवस पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट मुझे अश्विनी गुप्ता को, कैमरामैन निंदर शर्मा के साथ दें इजाजत। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।